हेलो एवरीवन। मैं उमेश पाल आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने चैनल टीचर्स वर्ड में स्वागत करता हूं। आशा है कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। सभी विद्यार्थियों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। उम्मीद करता हूं कि आप सभी की पढ़ाई बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। और जैसा कि हम लोग यहाँ पर पेडागोजी क्लास को डिस्कस करते हैं, मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं, तो आज उसी सीक्वेंस में आज हम लोग पढ़ेंगे विकास के सिद्धांत। तो जानेंगे, क्योंकि लास्ट टर्म पे हम लोगों ने जो फर्स्ट चैप्टर डिस्कस किया हुआ था उसका नाम था वृद्धि एवं विकास। आज हम लोग जानेंगे विकास के सिद्धांत। हम लोग सीक्वेंसली पढ़ेंगे और सारा का सारा डेटा आपका एनसीईआरटी बेस्ड भी होगा। जो आगामी परीक्षाएं, जैसे कि आपकी कह सकते हो कि चाहे वो DSSS भी हो, चाहे वो सीटेट का एग्ज़ाम हो, है ना, आपका सभी जगह वो हेल्प करने वाला है। सो आज हम लोग इसी को डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलें और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कर दें, ठीक है। हाँ, कमेंट्स करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। चलते हैं, आज की क्लास को शुरू करते हैं, जहाँ पे हम लोग जानेंगे कि क्या होता है विकास और कैसे घटित होती हैं विकास की घटनाएं। जानते हैं। तो देखिए, लिखा हुआ है कि विकास जो होता है ना, बेहद व्यापक व जटिल है। व्यापक और जटिल है तथा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। विकास की घटना जीवन पर्यंत चलती है। नोटिस कीजिएगा कि विकास जो होता है वो बहुत व्यापक है, उसका सिनेरियो बहुत ज़्यादा बड़ा है और कॉम्प्लिकेटेड भी है ना। साथ में एक चीज़ और उन्होंने कही कि यह जो होती है ना, वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, कभी बंद नहीं होती। एक्चुअली ये कंसेप्शन पीरियड से स्टार्ट होती है और जब तक हमारा जीवन रहेगा तब तक ये चलता रहेगा, ठीक है। बस होता क्या है कि कभी कभी स्थितियां अनुकूल ना होने के कारण, या यूं कह सकते हैं कि अलग अलग अवस्था में ये विशिष्ट जरूर हो जाता है। मतलब है कभी तेज अथवा कभी धीमा जरूर हो जाता है, प्रभावी जरूर होता है अपने एटमॉस्फेयर से, अपने हेरिडिटी से, ठीक है। बट कभी भी ये रुकेगा नहीं, निरंतर चलेगा। दूसरी बात लिखी हुई कि विकास की घटना जो होती है वो जीवन पर्यंत चलती है, जिसके ऊपर हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। जीवन पर्यंत का मतलब है ना, कि ये लाइफ टाइम चलती है, ठीक। यहाँ पर हमने इस चीज़ को समझाया है कि गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत चलती है। नोटिस कीजिएगा कि जो विकास होता है वो गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत चलेगा, मृत्यु तक चलेगा। कहने का अर्थ है कि कंसेप्शन पीरियड, मतलब जब से गर्भ धारण होगा, जब से शिशु अपने माँ के गर्भ में आएगा, उस समय से लेकर के और जब तक वो जन्म के बाद इस दुनिया में रहेगा, तब तक उसकी विकास होना किसी भी स्थिति में बंद नहीं होगा, ठीक है। चलते हैं आगे, हम लोग जानेंगे। तो देखिएगा, हम लिख रखे हैं कि विकास के प्रमुख नियम, ठीक है। विकास चूंकि व्यापक है, जटिल है, इसलिए वो काफ़ी सिद्धांतों का अनुपालन करता है और नियमों के तहत कामकाज करता है। मतलब यूँ कह सकते हैं कि जिन सिद्धांतों का अनुपालन करता है उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और ये तकरीबन आपके 10 से 11 सिद्धांत हैं। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर हम एक एक करके आपको सारी चीज़ें बताने वाले हैं, तो थोड़ा सा पेशेंस की ज़रूरत होगी। और सारे टॉपिक को अगर आप समझेंगे तो कहीं पर भी आपको दिक्कत नहीं होगी। देखिए, कभी एग्ज़ाम में जब आप पढ़ते हो, जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो, तो कई बार आपने नोटिस किया होगा कि क्वेश्चंस तो आपने ऐसे देखे हैं, जो भी एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं क्वेश्चंस हैं वो आप जानते हो, उनके बारे में कहीं ना कहीं पढ़ रखा है, बट कॉन्फिडेंट नहीं ना होने के कारण उनका जवाब अक्सर गलत हो जाता है। तो वो जवाब इसलिए गलत होता है क्योंकि उसके बारे में आपने ठीक से पढ़ा नहीं है, ठीक है। सो बिल्कुल इत्मीनान रख के पढ़ेंगे। हम आपको यहाँ पे एक एक चीज क्लियर करेंगे। आते हैं, विकास के प्रमुख नियमों को जानेंगे। तो पहला सिद्धांत विकास का है निरंतरता का सिद्धांत। इसे हम प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी के बारे में इसे हम प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी कहते हैं। देखेंगे ये होता क्या है। विकास कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है, अर्थात यह निरंतर जीवन पर्यंत चलती रहने वाली प्रक्रिया है। और विकास, केवल विकास की दर कभी धीमी व कभी तेज हो जाती है, ठीक है। तो निरंतरता का सिद्धांत यह बताता है
कि विकास जो होती है कभी रुकने वाली प्रक्रिया नहीं होती है, ये जीवन पर्यंत चलेगी, कंसेप्शन टू डेथ चलती है, ठीक है। और बस होता क्या है कि कभी कभी इसकी जो स्पीड होती है वो धीमी हो जाएगी, कभी तेज हो जाती है ना। उसके दो कारण होते हैं, एक तो उसका कारण हेरिडिटी बन जाता है ना, उसकी स्पीड में जो डिफरेंसेस आते हैं, और दूसरा एनवायरनमेंट होता है, ठीक है। तो दोनों की साझी उपज के चलते ही ये विकास की दर कभी धीमी अथवा कभी तेज हो जाती है। दूसरी बात ये भी है ना कि विकास कभी भी एक पैटर्न पे काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ये जो हो गया आपका निरंतरता का सिद्धांत है, कंटिन्यूटी का प्रिंसिपल है। आगे आते हैं और आगे हम लोग चीज़ों को समझेंगे। सेकंड सिद्धांत इनका आता है कि समान प्रतिमान का सिद्धांत, इसको कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। एक्चुअली जो विकास होता है वो यूनिफॉर्म पैटर्न को फॉलो करता है। ये यूनिफॉर्म पैटर्न क्या होता है इसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे, समझेंगे। लिखा हुआ है कि यद्यपि संसार में दो व्यक्ति एक समान नहीं होते, आपने ध्यान दिया होगा कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के बावजूद हमारी शक्ल का कोई इंसान नहीं मिलता, ठीक है। तो संसार में दो व्यक्ति एक समान नहीं होते, और अगर इनकेस कभी फेस वाइज मिल भी गया थोड़ा बहुत 19-20 मिलता जुलता, तो प्रॉपर्टीज में भिन्नता होगी, हम दोनों एक जैसे नहीं हो सकते। किंतु एक जाति वर्ग के सभी जीवों का जो विकास क्रम होता है वो क्या होता है, एक समान होता है। विकास क्रम से अर्थ हो जाता है विकास का जो क्रम होता है, जिसके बारे में हम लोगों ने लास्ट जो चैप्टर था, लास्ट लेक्चर था, उसमें हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ था कि जो विकास का क्रम होता है वो शैशवावस्था टू वृद्धावस्था होता है। मतलब विकास सीक्वेंसली चलता है, क्रमानुसार चलता है। मतलब है कि बच्चा जब जन्म लेगा तो जन्म लेते ही वो सबसे पहले शैशवावस्था में जाएगा, फिर बाल्यावस्था में जाएगा, फिर किशोरावस्था में जाएगा, फिर प्रौढ़ावस्था में जाएगा, फिर वृद्धावस्था में जाएगा, और फिर इसका जीवन समाप्त होगा, ठीक है। सो ये कहलाता है आपका सीक्वेंस डेवलपमेंट का, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जाति वर्ग का मतलब वो एक ही समान, एक ही कैटेगरी के लोगों में क्या होगा, जीवों का जो विकास क्रम होगा वो एक जैसा ही होगा, है ना। अर्थात विकास एक निश्चित अनुक्रम का अनुसरण करता है। नोटिस कीजिएगा, ये बहुत बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाली चीज़ें हैं कि विकास क्या करता है, एक निश्चित अनुक्रम का अनुसरण करता है, ठीक है। आशा है कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा, है ना। और इन चीज़ों को बहुत ही ध्यान से समझेंगे, इससे क्या होगा कि इससे जो क्वेश्चंस बनते हैं उन्हें आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो नोटिस कीजिएगा, ध्यान में रखना है कि जो विकास होता है वो इक्वल पैटर्न को फॉलो करता है, यूनिफॉर्म पैटर्न को फॉलो करता है, जो हमेशा चलता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर आएंगे। आगे लिखा हुआ है, बहुत ही प्यारा सिद्धांत है और बहुत बार पूछा जाता है। लिख रखे हैं विकास की दिशा का सिद्धांत, मीन प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कशन किया था लास्ट वाले चैप्टर में, है ना, कि जो विकास की दिशा होती है, विकास में दिशा पाई जाती है, विकास दिशा ही नहीं होता है, उसमें दिशा होती है। और इस बात की पुष्टि करी थी श्रीमती हरलॉक ने, ठीक है। उन्होंने कहा था कि बालक की जो विकास की दिशा होती है वो सिर से पैर की ओर होती है, मतलब हेड टू टू होती है। आप ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, यहाँ पे लिखा हुआ है कि मानव विकास में दिशा होती है और जो सिर से पैर की ओर चलती है, मतलब सिर से पैर की ओर होती है क्या, विकास होता है, ठीक है। इनके कुछ पार्ट्स हैं कह सकते हो, या इनको दो अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। एक का नाम है सेफेलोकॉर्डल सीक्वेंस कहलाता है और दूसरा है प्रॉक्सीमोडिस्टल सीक्वेंस कहलाता है। इनके बारे में आपने सुना होगा, और प्रॉक्सीमोडिस्टल सीक्वेंस बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आपका एग्जाम में। मतलब यूँ कह सकते हो कि DSSB या टीचिंग का कोई भी एग्ज़ाम होता है, सीटेट होता है, टेट होता है, एस्टेट होता है, उनमें ये क्वेश्चंस ना आए ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो इनका हिंदी में नेम होता है मस्तका अधोमुखी या समीप दूरा अभिमुखी कहलाता है, या इसी को कई बार, है ना, सेंटर टू आउट एरिया के बारे में भी कहते हैं। मतलब जो प्रॉक्सीमोडिस्टल सीक्वेंस होता है ना, इसको कई बार केंद्र से परिध की ओर भी कहा जाता है, ठीक है। तो मस्तका अधोमुखी, या पहले इसको समझ लेते हैं कि सेफेलोकॉर्डल सीक्वेंस क्या कहलाता है। इसका मीन ये होता है कि बच्चे का जो विकास होता है वो सिर से पैर की ओर होता है। मतलब बच्चे का, यूँ कह सकते हैं कि कॉन्सेप्शन पीरियड में बच्चे का सिर, हेड सबसे पहले डेवलप होता है या निर्मित होता है, ये कह सकते हो। जन्म के समय बच्चे का सिर ही पहले बाहर आएगा, आप ऐसे भी समझ सकते हो।
बच्चे का पूरी बॉडी पे सबसे पहले कंट्रोल उसकी हेड पे होता है, उसके बाद धीरे धीरे बाकी सभी अंगों में विकास जाता है। ये भी कह सकते हो प्रारंभिक दिनों में आपने अगर ध्यान दिया होगा कि जो बच्चा होता है ना, वो अपने हेड पर भी उसका कंट्रोल नहीं होता है। उसकी माँ जब उसको गोद लेती है तो उसके सिर में हाथ लगाती है, ठीक है। फिर धीरे धीरे जब उसका सिर पे कंट्रोल आना शुरू करता है तो सिर को मुड़ के इधर उधर वो देख भी पा रहा होता है और मुस्कुराता है, बहुत सारी मतलब गतिविधियां करना शुरू कर लेता है। उसका विकास जब धड़ तक पहुंच जाता है तो आपने ध्यान दिया होगा कि बच्चों को बेड के ऊपर जब हम उसको लेटा देंगे पेट के बल, तो आपने ध्यान दिया होगा कि दोनों आगे हाथ लगा करके वो अपने सिर के साथ साथ में धड़ को भी उठाना शुरू कर लेता है ना। और उसके बाद उसका उलटना पलटना, बैठना, चलना शुरू हो जाता है, क्योंकि विकास जो होता है धीरे धीरे सिर से आगे की तरफ, सिर से धड़, धड़ से कमर, कमर से नीचे की ओर जब पैरों में पहुंचता है तो बच्चे का चलना प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। तो इसे कहा जाता है सेफेलोकॉर्डल सीक्वेंस। इसको आप ये भी कह सकते हो कि विकास जो होता है वो लंबवत होता है, लॉन्गिट्यूडनल होता है, ठीक। दूसरी बात कह सकते हो कि समीप दूरा विमुख विकास जो होता है वो केंद्र से परिध की हो रहा होता है, मतलब बॉडी के सेंटर से शुरू होगा और बाह्य परिधि की ओर विकसित होना शुरू हो जाता है, ठीक है। सो ये जो सीक्वेंस आपके कहलाएंगे वो आपके कहलाएंगे प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस, है ना। ये सेंटर टू आउटर बुलाया जाता है, ठीक। आगे आते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल की ओर हम लोग जाएंगे। नेक्स्ट प्रिंसिपल पे कहा जा रहा है, इस सिद्धांत का नाम है एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटरी प्रोसेस। ये भी आपको देखने को मिलेगा। विकास में एकीकरण का गुण पाया जाता है। देखिए बेटा, मैंने जो लाइंस लिखी हैं ये बिल्कुल वो लाइंस हैं जिनको आप नोट डाउन कर सकते हो, नोट्स बना सकते हो, ठीक है। वैसे ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, अगर आप वीडियो को एक से ज़्यादा बार देख लेंगे, जब भी आप बोलें उसको दोबारा ओपन करके देख लेंगे, तो वैसे इससे कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैं हर चैप्टर की वर्कशीट तो आपको करा ही रहा हूँ, इससे कि आपको अलग से कुछ करने की, सीखने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। बट फिर भी अगर आपको लगता है कि नोट्स आपके पास होने चाहिए तो ये नोट्स ही हैं आपके, ठीक है। इससे ज़्यादा नोट्स में मैटर करना ठीक भी नहीं होगा, नहीं तो वो फिर नोट्स ना होकर के एक बुक या ग्रंथ जैसे रूप में कन्वर्ट हो जाएगी, फिर आपको एग्ज़ाम के समय उन चीज़ों को पढ़ने में ऊब होगी, है ना। तो वैसा कुछ नहीं करना है। एकीकरण के सिद्धांत के ऊपर बात करेंगे। लिखा हुआ है कि विकास में एकीकरण का गुण पाया जाता है। ये लाइन सीधे एग्जामिनर लिख लेता है, ठीक है। विकास में क्या होता है, एकीकरण का गुण पाया जाता है। अच्छा, एकीकरण या यूनिटरी प्रोसेस होता क्या है, इसको समझेंगे कि जब हम किसी काम को करने के लिए हाथ और पैरों को एक साथ उपयोग में लाते हैं, मतलब पूरी बॉडी हमारी एक यूनिट में काम करना शुरू करती है, हाथ और पैरों की मसल्स एक सीध में काम करना शुरू कर दें, तो मतलब है उसमें एकीकरण का सिद्धांत पाया जाता है। देखिएगा, जैसे कि हम लोग जब साइकिलिंग करते हैं, यहाँ पे पिक्चर में तस्वीर में देखिएगा एक महाशय हैं जो साइकिल चला रहे हैं, है ना। साइकिल चलाने के दौरान आप नोटिस कीजिएगा कि हमें हाथों से उसकी स्टीयरिंग को मूव करना होता है, मतलब ध्यान देना होता है कहाँ पे टर्न करना है, कहाँ पे उसको सीधी रखना है, और साथ में हम पैरों को, पैडल को चलाना बंद नहीं करते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं हमारे हाथ और पैर की मसल्स जो होंगी या गतिविधियां हैं एक साथ काम कर रही हैं। अगर ये दोनों एक साथ काम नहीं करेंगे तो फिर साइकिल से हम आगे का रास्ता तय नहीं कर पाएंगे। सिंपल है, जैसे स्विमिंग होती है ना। स्विमिंग में भी सेम चीज़ आ जाती है, हाथ पैर सबका उपयोग होता है उसका एक साथ में। अगर हम दोनों का एक साथ यूज़ ना कर पाएँ और उनके बीच हमारा एक कोऑर्डिनेशन ना हो तो हम डूबने लगेंगे, हम काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को कहा जाता है एकीकरण का सिद्धांत। अगर ये विकास की घटना ना होती तो संभव है कि हमारे हाथ पैर एक सीध में काम ना कर पाते। हम जिस समय हाथों से काम कर रहे होते उस समय पैर ना चला पाते, पैरों से काम कर रहे होते तो हाथ ना चला पाते। दूसरी बात है, हमने ध्यान दिया होगा कि हमें अगर पैदल भी चलना हो तेज गति से, है ना, तो हाथ और पैरों को बराबर सीक्वेंस में अगर हम मूव करते हैं तो हमारी स्पीड क्या होती, बढ़ जाती है, ठीक। सो ये कहलाता है आपका विकास का एकीकरण का सिद्धांत। आते हैं और नेक्स्ट प्रिंसिपल के ऊपर जाएंगे और देखते हैं वहां क्या है, ठीक। फिफ्थ नंबर आपका है, कह रहे हैं कि व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन्हें कहा जाता है। क्या है ना कि बच्चों में, सभी बच्चों में एक समान विकास नहीं होता है। यही कारण होता है कि बच्चों में, बच्चों के गुणों में, उनकी विशेषताओं में या डेवलपमेंट में कह सकते हो कि भिन्नता देखने को मिलती है। आते हैं, लिखा हुआ है कि आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। क्या
ये जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं वो किसके कारण हैं? तो आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की अंतःक्रिया। देखिए इसको कहा जाता है हेरिडिटी, ठीक है, इसको कहा जाता है एनवायरनमेंट, है ना। अंतःक्रिया का मतलब होता है जो कोरिलेटेड होती हैं, आपस में क्रियाएं करेंगी, ठीक। तो ये तो हम सब जानते हैं कि जो मानव विकास होता है ना, वो आनुवंशिकता और पर्यावरण की ही देन है, साझी उपज है ना। तो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के चलते इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। अगर आपकी हेरिडिटी स्ट्रांग है, एनवायरनमेंट भी स्ट्रांग है, तो आपका ग्रोथ रेट, आपके डेवलपमेंट रेट बाकी की अपेक्षा तेज होगी, ठीक है। तो ये भी देखने को मिला है। चलते हैं आगे के पार्ट पे, हम लोग बात करेंगे। देखा है अगला प्रिंसिपल जो है हमारा है वो है सामान्य से विशिष्टता का सिद्धांत। सर्वाधिक पूछा जाने वाला पार्ट है, आपने खुद एग्जाम में देखा होगा और खुद आपने क्वेश्चन सीरीज में पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, ठीक है, अगर आपने इन चीज़ों की तैयारी करी है। प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्स कहलाता है। इसको हम लोग समझेंगे क्या चीज़ होता है। तो मानव विकास हमेशा सामान्य से, नोटिस कीजिएगा, सामान्य से विशिष्टता की ओर घटित होता है ना। मतलब कह सकते हैं कि सामान्य से विशिष्ट होता है। ये होती क्या चीज़ है, इसको हम जनरल टू स्पेसिफिक कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रारंभ में जब बच्चा होता है ना, तो वो उसकी सामान्य गतिविधियां ही होती हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ा होता चला जाएगा उसकी गतिविधियां क्या हो जाएंगी, विशिष्ट होने लगेंगी। इसको सीखने के लिए, इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि भाषा सीखने के संबंध में बालक सबसे पहले अक्षर को पहचानता है, फिर शब्द बनाना जानता है, फिर वाक्य को समझता है, और फिर दिए गए कॉम्प्रिहेंशन को, दिए गए पैराग्राफ को, पैसेज को, स्टोरी के भाव को समझने में सक्षम हो जाता है। प्रारंभिक दिनों में बच्चे जो होते हैं ना, वो सिर्फ पढ़ते हैं, अक्षर और शब्द की पहचानना सीखते हैं, वाक्य को बनाना सीखते हैं, वाक्य के भाव को समझने में वो असमर्थ होते हैं, लगभग असमर्थ होते हैं। मतलब क्या है ना, क्योंकि वो धीरे धीरे ना सामान्य घटनाएं करते हैं, धीरे धीरे बढ़ते 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 जैसे जैसे उनके अंदर मैच्योरिटी आती चली जाएगी, अभ्यास होता चला जाएगा, आयु बढ़ती चली जाएगी, वैसे वैसे वो भावों को भी समझने में सक्षम हो जाएंगे, ठीक है। आप देखेंगे दो पिक्चर्स हमने लगाई हैं। एक ये छोटी सी बच्ची है जो बहुत मुस्कुरा रही है, आप देख रहे होंगे, है ना। इस उम्र के जो बच्चे होंगे ना, तो आप इसमें और इसमें फ़र्क कीजिएगा। देखिएगा, इसने भी एक कप पकड़ रखा है, इसने भी एक कप पकड़ रखा है, और दोनों के होल्डिंग प्रोसीजर में फ़र्क है। मतलब ये है कि जब ये सामान्य क्रियाएं कर रही है, क्योंकि अभी वो इस अवस्था में है कि वो विशिष्ट नहीं कर सकती, तो मग या कप को पकड़ती है तो दोनों हाथों का उपयोग कर रही है, ठीक है, कहीं छूट ना जाए, या उसका उतना फिंगर्स में अभी इतना विकास नहीं है कि वो एक फिंगर्स में फंसा करके कप के हैंडल को पकड़ सके, है ना। फिर देखिएगा दूसरी फिगर में ये बच्चा थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, इसने क्या कर रखा है कि दोनों हाथों के उपयोग अलग अलग वस्तुओं को पकड़ने में कर रखा है। एक हाथ में उसने देखिएगा प्लेट पकड़ रखी है, और दूसरे में क्या पकड़ रखी है, उसने कप को पकड़ रखा है, और कप को पूरा नहीं पकड़ा है, उसने हैंडल को पकड़ रखा है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इसकी अपेक्षा इसमें विकास की विशिष्ट घटना होना प्रारंभ हो चुकी है ना। तो ये कहलाता है सामान्य से विशिष्टता का सिद्धांत। आशा है कि आप सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। और थोड़ा सा एक एग्जांपल मैं और ले लूँ अगर आपको कम समझ में आया हो। जैसे कि प्रारंभिक दिनों में बच्चा ना किसी भी वस्तु को पकड़ने के लिए पूरी बॉडी का उपयोग करता है। उसको एक छोटी सी बॉल दे दीजिए ना, तब भी वो पूरी बॉडी में चिपका के समेट के पकड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हो जाएगा, फिर वो धीरे धीरे अपने बॉल को जो होगा ना अपने फिंगर्स के बीच दबा लेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये होगा कि पहले वो सामान्य स्थिति में था, अभी वो क्या हो गया, विशिष्ट हो गया है। इसका अर्थ ये हो गया। नेक्स्ट आते हैं, अगले पार्ट पे हम लोग समझेंगे और नेक्स्ट सिद्धांत को जानेंगे वो क्या होता है। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 8 नंबर सिद्धांत आपका है अंतः संबंधित विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशनशिप। बेटा थोड़ा सा वक्त लगेगा, पेशेंस रखिएगा। मुझे 10 से 11 सिद्धांतों को पढ़ना है, और ये इतने इम्पोर्टेंट है, मतलब मैं किसी एक को इम्पोर्टेंट कहूँ और एक को ना कहूँ ये संभव नहीं है, क्योंकि इससे क्वेश्चन जरूर आएगा, और कम से कम 2 क्वेश्चन होते हैं आपके एग्जाम में, मिनिमम मैं बता रहा हूँ इतना।
कि सिर्फ कम से कम 2 क्वेश्चन आएंगे, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। इसलिए चीज़ों को समझ लेना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, जब आप यहाँ पे कंटेंट को ठीक से पढ़ेंगे ना, तो फिर आप, जब मैं वर्कशीट कराऊंगा तो वर्कशीट को भी आप फटाफट कर पाएंगे। आप वहाँ पे क्वेश्चंस के आपको जवाब पता चल पा रहे होंगे कि इसका उत्तर क्या हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे, पेशेंस रखेंगे। हमें पता है कि और पेशेंस रख पाना बहुत ही मुश्किल काम है, बट विद्यार्थी हैं, आपको तो रखना ही पड़ेगा। आते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशनशिप क्या होता है। लिखा हुआ कि विकास के सभी पक्ष आपस में संबंधित होते हैं तथा एक संपूर्ण इकाई के रूप में विकसित होते हैं। नोटिस कीजिएगा, ये सभी पक्ष क्या हैं, विकास के सभी पक्ष क्या हैं, हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। ये क्या होता है, तो थोड़ा सा इसको समझेंगे। सभी पक्ष से अर्थ है कि शारीरिक विकास में कुछ इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, है ना, कि जैसे शारीरिक विकास से मतलब फिजिकल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, संज्ञानात्मक विकास से कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, सोशल एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं और इमोशनल एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सभी पक्ष का मतलब ये है कि ये 4 डेवलपमेंट के पक्ष हैं और ये सभी आपस में संबंधित होते हैं। मतलब है कि ऐसा नहीं है, जिस समय शारीरिक विकास हो रहा होता है ना, तो अपनी आवश्यकता के अनुसार संज्ञान, सामाजिक और भावात्मक विकास भी अपने अपने रूप में परिवर्तन ले रहे होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि शरीर अपना विकास कंप्लीट कर ले, उसके बाद संज्ञानात्मक विकास हो, जब वो हो जाए देन सामाजिक विकास हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये आपस में कोरिलेट करेंगे, इनके अंदर एक इंटर रिलेशनशिप होती है, ये साथ साथ चलेंगे। विकास के सभी पक्ष अंतर संबंधित होते हैं। हाँ, ये एक इकाई के रूप में जरूर काम करते हैं, ठीक है। तो इनको याद रखना बहुत जरूरी है कि ये जो विकास के पक्ष हैं, इनको याद रखना बहुत जरूरी भैया है ना। तो ध्यान रखेंगे इन चीज़ को। कौन कौन से पक्ष इसके अंदर आएंगे, इसके अंदर आएंगे आपके शारीरिक पक्ष, देख लीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। ये आएगा आपका शारीरिक पक्ष है, संज्ञानात्मक विकास से और आपका भावात्मक विकास है, ठीक है। तो इसको आप जान लें, समझ लें कि ये होता है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, आगे हम लोग समझेंगे पूर्वानुमान का सिद्धांत। पूर्वानुमान का सिद्धांत का अर्थ है, कह रहे हैं कि प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी। प्रेडिक्टेबिलिटी का मतलब हो गया है कि विकास में पूर्वानुमान किया जा सकता है। मतलब आप यूँ कह सकते हैं कि विकास को प्रेडिक्ट किया जा सकता है काफ़ी हद तक, है ना। देखिएगा, किसी बालक के शारीरिक विकास एवं बौद्धिक क्षमता का विकास कितना रहने वाला है, इसका पता उसकी वर्तमान स्थिति को देखकर लगाया जा सकता है। आप नोटिस कीजिएगा, उन्होंने कहा है कि किसी भी बालक का जो शारीरिक विकास है, बौद्धिक क्षमता का विकास है, इनका क्या किया जा सकता है, कितना रहने वाला है, इस बात का प्रेडिक्शन किया जा सकता है। और ये प्रेडिक्शन कैसे संभव हो सकेगा, वर्तमान स्थिति को देखकर लगाया जा सकता है। वर्तमान स्थिति का अर्थ है कि बालक की स्थिति आज जो है, उसके डेवलपमेंट और उसकी वृद्धि, ग्रोथ रेट को देख करके, समझ करके उसके बारे में ये कहा जा सकता है कि फ्यूचर में इसकी विकास की स्थिति क्या हो सकती है ना। अगर आपने कभी ध्यान दिया हो कि कई बार जिन बच्चों की ग्रोथ या लंबाई बाल्यावस्था में कम दिखती है, तो लोग कहते हैं कि इसका विकास या इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा नहीं होने वाली है ना। कभी कभी कुछ बच्चे बाल्यावस्था में ही काफ़ी लंबे दिखने लगते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं, सब लोग कह सकते हैं इस बात को, कि इसकी जो लेंथ होगी, लंबाई होगी बॉडी की, वो यहाँ तक जा सकती है। तो मतलब कह सकते हो कि उसके बारे में कुछ प्रोडक्शन किया जा सकता है। कुछ बच्चे जन्म से ही, बचपन से ही, बाल्यावस्था से ही बौद्धिक रूप से मजबूत होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं, बहुत समझदार होते हैं, है ना। तो उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये बच्चा बहुत ही बुद्धिमान है, ये बहुत तेज है, ऐसा कहा जा सकता है। तो मतलब कहने का अर्थ ये हो गया, कहीं ना कहीं विकास के बारे में एक पूर्वानुमान ही तो लगाया जा रहा है ना। और आपने एक हिंदी में कहावत ही सुनी होगी कि पूत के पाँव पालने में दिखाई देते हैं, ठीक है ना। बच्चे का विकास आगे कैसे होने वाला है, इसका अनुमान शैशव अवस्था में ही लगाया जा सकता है, ठीक है। तो इसके बारे में फ्रायड ने तो कहा ही था, है ना, कि खैर कोई नहीं, अभी स्टेटमेंट की कोई बात हम नहीं करेंगे।
चलिए जहाँ हैं उसी की बात कर लेते हैं पहले। तो आते हैं भिन्नता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डिससिमिलरिटी की बात करेंगे। तो देखिएगा लिखा हुआ है कि विकास की अलग अलग अवस्थाओं में विकास की दर भिन्न होती है। कभी यह मंद होती है, नोटिस कीजिएगा, कभी क्या होगी, मंद होगी, और कभी क्या होगी, तेज होगी। आप नोटिस कीजिएगा, मंद और तेज का मतलब है, मंद का मतलब होता है धीमा होना, स्लो हो जाना, और तेज होने का मतलब है बहुत ही रैपिड हो जाना, कह सकते हो। तो विकास की अलग अलग अवस्थाओं में विकास की दर क्या होती है, भिन्न होती है। दर का मतलब है स्पीड, है ना, और यह कभी तेज कभी धीमी होती है। और इसके बारे में हमने आपको बताया है, इसको इफेक्ट करता है आपकी हेरिडिटी और आपका एनवायरनमेंट। बार बार हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की बात आ रही हो तो मैं आपको बता दूं कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट को हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में अभी आगे डिस्कस करेंगे। और सब जानते हैं कि आनुवंशिकता और पर्यावरण से ही हमारा निर्माण हुआ है और हम उसी से विकसित हुए हैं, ठीक है ना। खैर आते हैं अगले सिद्धांत को पढ़ेंगे। बहुत ही प्यारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, इसको देखेंगे। वर्तुलाकार बनाम रेखीय प्रगति का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लीनियर एडवांसमेंट, इसके बारे में जान लो। बहुत बार पूछा गया है कि विकास का मार्ग क्या होता है, ठीक है। तो वहां आप कह सकते हो कि विकास जो होता है वो वर्तुलाकार होता है, रेखीय नहीं होता है ना। वर्तुलाकार का मतलब होता है स्पाइरल, कह सकते हो घुमावदार, कह सकते हो आप इसको, ठीक है। तो लिख रखा है विकास जो होता है ना वो वर्तुलाकार होता है, रेखीय नहीं होता। ध्यान दीजिएगा इस बात पर बहुत ज़्यादा कि वर्तुलाकार होता है, स्पाइरल होता है, लीनियर नहीं होगा, सीधी रेखा में नहीं चलता है विकास। विकास कैसा होता है, वर्तुलाकार होता है। आप अपने जो विकास को अगर हम ध्यान से देखें तो विकास जो होता है कि एक समय में, जैसे कि शैशवावस्था में क्या होता है ना, आप इस चीज़ को समझिएगा कि वर्तुलाकार का मीन क्या होता है। तो विकास जो होता है ना, जैसे शैशवावस्था में बालक की शारीरिक वृद्धि बहुत तेज होती है, ठीक है, लेकिन विकास थोड़ा धीमी गति से चल रहा होता है। जैसे ही बच्चा बाल्यावस्था में पहुंचेगा तो ग्रोथ थोड़ा सा रुकेगी और विकास बढ़ जाएगा, उसकी गति बढ़ जाएगी, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि विकास की जो घटना है ना, तो वो एक समय के लिए बहुत फॉरवर्ड होती है, उसके बाद फिर थोड़ा सा रुक जाएगी, है ना, और बैकवर्ड आ जाएगी, ठीक है। और वहाँ जब शरीर के सभी अंगों को मैच्योर कर लेगी फिर आगे बढ़ेगी। तो मतलब एकदम से एक सीधी रेखा में नहीं चलती है, धीरे 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 स्पाइरल तरीके से, स्पाइरल वे में वो विकास करती है, ठीक है ना। सो इसको हम ऐसे ही समझ सकते हैं। दूसरी बात ये भी है कि हमारे जो शरीर की संरचना है इसी वजह से मतलब कह सकते हो कि सीधी रेखा में नहीं है वो, है ना। हम अलग अलग जगहों पर हमारा अलग अलग आकार है, ठीक है। तो इसलिए हम ये भी समझ सकते हैं कि ये इस तरीके से कह सकते हो कि ये वर्तुलाकार हो रहा है। सो आपको याद क्या रखना है, आपको याद ये रखना है कि विकास जो होता है ना वो वर्तुलाकार होता है, रेखीय नहीं होता है, सीधी रेखा में विकास नहीं घटित होता है, ठीक है। सो आज हम लोगों ने डिस्कस किए हैं जितने भी विकास के सिद्धांत हैं, ठीक, इनके बारे में देखिएगा हम लोगों ने आज पढ़ लिया है। सो आज की क्लास को मैं यहीं पर वाइंड अप करूँगा और इन सभी सिद्धांतों को आप ठीक से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। और सभी 11 सिद्धांत हम लोगों ने पढ़े हैं, इनको सभी ठीक से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद हम लोग वर्कशीट करने वाले हैं, क्योंकि इस पर कैसे क्वेश्चन बनेगा ये आप वर्कशीट में ही जान पाओगे। तो नेक्स्ट टाइम पे हम लोग इसकी वर्कशीट करेंगे। और चलिए कोई नहीं, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हाँ, सब्सक्राइब करना इसलिए भी ज़रूरी होता है ना कि आप जब सब्सक्राइब कर लेंगे तो जितना मैं आगे मैं डिस्कस करूँगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा, ठीक है। चलते हैं, आज की क्लास को यहीं पर वाइंड अप करेंगे। थैंक यू सो मच।